हेलो वांगसल लवर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए आफ्टर रिजेक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और ये लास्ट पार्ट ही होने वाला है, इसके बाद कोई भी इसका पार्ट नहीं आएगा। मैं इसी पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँगी, चाहे ये कितने घंटे का भी बने। स्टोरी को शुरू करने से पहले जो इस पार्ट को पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले इसके 2 पार्ट और बन चुके हैं, तो प्लीज़ पहले उसको जाकर सुनकर आइएगा और उसके बाद इस पार्ट को सुनिएगा। अगर आप इसे पहली बार सुनेंगे तो आपको स्टोरी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 पार्ट तो पहले भी सुना चुकी हो ना, इसलिए उसे पहले जाकर सुनकर आइएगा। और आपको अगर ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ करके जो बताइएगा, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरा हाई बटन भी ऑन हो चुका है, तो प्लीज़ जाते जाते हाइप भी कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आने हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी हमारे आज़ादी का दिन। तो इस खुशी में मैं इसको भी लेकर आ रही हूँ। ये मैं वैसे ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। तो 15 अगस्त आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। और मेरे लिए एक और खुशी की बात यह है कि मेरे 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विहिंग से 2 बार शादी की बात की थी और 2 बार ही विहिंग ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब देखते हैं आगे। विहिंग ने वांगजी से उसकी शर्ट तो मांग ली थी, क्योंकि विहिंग को इस वक्त वांगजी की क्रेविंग हो रही थी। विहिंग शर्ट लेकर उसे इनहेल करता है, उसके फेस पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। विंग जल्दी से शर्ट लेता है और वांगजी के रूम से भाग जाता है। वांगजी उसे कहता है, संभल के चलो, तुम हमेशा गिर जाते हो। विंग बिना मुड़े कहता है, हाँ हाँ, मैं संभल के ही चलूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आ जाता है। उसने विंग को जाते हुए देख लिया था। असिस्टेंट जैसे ही वांगजी को दिखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वांगजी इस वक्त शर्टलेस खड़ा था। असिस्टेंट हैरान होकर कहता, सर आप इस हाल में, क्या आपके और उनके बीच में। वांगजी कहता, अपना दिमाग ज़्यादा चलाना बंद करो, उसको मेरे फेरोमोन्स की ज़रूरत थी, उसे मेरी क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी शर्ट निकाल के दी है। असिस्टेंट जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। वांगजी कहता, क्या समझ गए। वो कहता है, सर वो आपके ओमेगा को आपकी क्रेविंग हो रही थी और आपने अपनी शर्ट निकाल के दी, आप उनकी हेल्प भी कर सकते थे। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, हेल्प, किस तरह की हेल्प, मैं हर तरह की तो हेल्प कर रहा हूँ उसकी। असिस्टेंट कहता है, सर आप मेरी बात समझे नहीं। वांगजी कहता है, ठीक से समझाओगे तो तब पता चलेगा ना। असिस्टेंट जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और वांगजी के पास आ जाता है और कहता है, सर वो एक ओमेगा को ना, जब वो प्रेग्नेंट होता है, अलग अलग तरह की क्रेविंग होती है, अपनी अल्फा की भी क्रेविंग होती है। वांगजी घूर कर देखता है और कहता है, किस तरह की क्रेविंग। असिस्टेंट कहता है, सर आप खुद ही देख लीजिए ना, मैं आपको नहीं बता सकता। एक्चुअली मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि जब मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट था तो वो अलग तरह ही क्रेविंग करता था। मैं तो परेशान हो जाता था, कभी कभी डर लगता था कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर ऑफिस में रहना अच्छा लगता था। घर जाते ही मेरा ओमेगा मुझ पर टूट पड़ता था। ऐसा कहकर असिस्टेंट हल्के से स्माइल कर देता है। वांगजी हैरान होकर एक बार असिस्टेंट की तरफ देखता है और उसके बाद असिस्टेंट का मोबाइल ले लेता है। और असिस्टेंट जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है, कहता है, सर आपके पास भी तो है ना, आप अपने फ़ोन में देख सकते हो। वांगजी कहता है, तुम्हारा फ़ोन देखूंगा। ऐसा कहकर वांगजी वहीं बैठ जाता है और पता करने लगता है कि एक ओमेगा को किस किस चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। वांगजी जब पढ़ता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये ज़रूरी है। असिस्टेंट कहता है, हाँ कभी कभी होता है, लेकिन विंग सर का और आपका रिलेशन तो कुछ अलग तरह का है ना। वांगजी कहता है, उससे मैंने 2 बार शादी के लिए पूछा, उसने 3 बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या सच में बुरा दिखता हूँ। असिस्टेंट वांगजी को घूर कर देखता है और कहता है, नहीं सर आप बुरे नहीं लगते, लेकिन आप ओल्ड लगते हो। वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। असिस्टेंट कहता है, सर आपका फेस देख कर ना ऐसा लगता है आप कितने ओल्ड हो। आप थोड़ा सा स्टाइलिश बन के क्यों नहीं रहते हो। आप हमेशा ये काले ब्लैक कपड़े पहन कर रहते हो, कुछ अच्छे से कपड़े पहना करो, आपका ओमेगा इम्प्रेस हो जाए आपसे। वांगजी हैरान होता है और कहता है, इम्प्रेस। असिस्टेंट हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ आप उनके सामने कुछ अलग तरह के कपड़े पहन के आए हो ना, आप हमेशा यही ब्लैक कपड़े पहन के रहते हो, ये कोट, ये 3 पीस, ये अच्छा नहीं लगता आप पर। वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है, मैं ऑफिस अटायर में रहता हूँ और मैं ऑफिस आता हूँ, मैं कोई सर्कस या जू में काम नहीं करता हूँ, मैं एक ऑफिस का सीईओ हूँ, तो मैं उसी तरह के कपड़े पहनूंगा ना। असिस्टेंट वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार तो आप कैजुअल ड्रेस में आ ही सकते ना, आप कैजुअल ड्रेस में ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। वांगजी असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, रियली। असिस्टेंट हाँ में सर हिला देता है और कहता, अपने ओमेगा को पटाने के लिए ये सब तो करना पड़ता है ना। वांगजी कहता है, वो नहीं पटने वाला।
असिस्टेंट वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। वांग जी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है जाकर अपना काम करो, मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और कहता है अचानक से मुझे खट्टी चीज़ खाने को क्यों मन कर रहा है। असिस्टेंट वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक से रुक जाता है और वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है तू जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा ये बॉस तेरी बैंड बजा देगा। असिस्टेंट वहाँ से जाने ही वाला था। वांग जी कहता है रुको। असिस्टेंट पीछे मुड़कर देखता है और कहता है सर। वांग जी कहता है मेरे लिए कुछ खट्टी चीज़ लेकर आओ, मुझे कुछ खट्टा खट्टा खाने को मन कर रहा है। असिस्टेंट कहता है जी सर मैं समझ गया हूँ, प्रेग्नेंट आपका ओमेगा है लेकिन मूड स्विंग आपका होता है, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कुछ। ऐसा कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, लेकिन असिस्टेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वांग जी के लिए क्या लेकर जाए। कुछ भी लेकर जाएगा लेकिन वांग जी उससे तो गुस्से से ही घूरेगा ना, इसलिए वो परेशान होकर बिंग के पास पहुँच जाता है। बिंग इस वक्त अपना काम कर रहा था। बिंग असिस्टेंट को हैरान होकर देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट बड़ा उदास फेस बना लेता है और कहता है बिंग सर कहने के लिए प्रेग्नेंट आप हो, लेकिन आपको नहीं पता सारे मूड स्विंग सर को हो रहे हैं। बिंग हैरान होकर असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने। असिस्टेंट हाँ में सर हिला देता है और कहता आपको नहीं पता वो अलग अलग डिमांड करते रहते हैं, अभी अभी मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है। बिंग हैरान होकर असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है खट्टा खाने को। असिस्टेंट कहता आपको नहीं पता वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनकी क्रेविंग भी अलग तरह की होती है। मैंने जब लैन सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लेंस हैं और लेंस का ओमेगा अगर प्रेग्नेंट हो तो उसका इफेक्ट उसके अल्फा पे भी होता है, इसलिए सर पर भी आपका इफेक्ट हुआ है। विंग हैरान हो जाता है और कहता है ये नहीं होता। असिस्टेंट कह रहा ये होता है, आपको नहीं पता। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर के लिए खट्टी चीज़ क्या लेकर जाऊँ, उन्हें कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है। विंग हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और फिर अचानक से अपने ड्रॉअर से खट्टी मीठी कैंडी निकाल लेता है और असिस्टेंट के हाथ में दे देता है और कहता है इसे जाकर दे दो, उनकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। असिस्टेंट जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है आपके पास है। विंग कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी चीज़ अचानक से मुझे खाने को मन कर जाता है, इसलिए मैंने अपने पास रख रखा है, अब जाकर सर को दे दो। असिस्टेंट हाँ में सर हिला देता है और सीधे वांग जी के पास पहुँच जाता है। वांग जी घूर घूर कर उसकी तरफ देखता है और कहता है आधा घंटा पहले मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है और तुम इतनी देर बाद आ रहे हो, तुम क्या पूरा ग्रोसरी स्टोर खरीदने गए थे क्या। असिस्टेंट नाम में सर हिलाता है और जल्दी से कैंडी का पैकेट वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी हैरान होकर असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है, ये तो कैंडी है। असिस्टेंट कहता है हाँ सर ये कैंडी लेकिन बहुत टेस्टी है, आप खाकर देखिए ना। वांग जी एक नज़र कैंडी की तरफ देखता है और कहता है मैं ये सब नहीं खाता। असिस्टेंट कहता है प्लीज़ सर खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। वांग जी असिस्टेंट के कहने पर उस पैकेट से एक कैंडी निकाल लेता है और अपने मुँह में रख लेता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। असिस्टेंट कहता है हाँ टेस्टी तो होगा ना, ये खट्टी मीठी कैंडी है, आपको अच्छा लगेगा, ये विंग सर ने दिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है विंग। असिस्टेंट कहता है हाँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या लेकर जाऊँ, इसलिए मैं विंग सर के पास गया था तो उनके पास ये कैंडी थी तो उन्होंने दे दिया और कहा कि आपको दे दूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है टेस्टी है, अगर उसके पास और हो तो लेकर आ जाना। असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहता है सर उनसे और लेकर आऊँ। वांग जी कहता मुझे खाने को मन कर रहा है तो और लेकर आओ। असिस्टेंट कहता है सर और नहीं मांग सकता। असिस्टेंट की बात सुनने के बाद वांग जी उसे घूर घूर कर देखता है और कहता है और क्यों नहीं ला सकते। असिस्टेंट कहता है सर बार बार मांगना अच्छा नहीं लगेगा ना, इससे अच्छा मैं ग्रोसरी स्टोर से लेकर आ जाऊँ। वांग जी असिस्टेंट को घूर कर देखता है और कहता है लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन उसके मुंह में वो वाली कैंडी थी जिसका स्वाद वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते टाइम स्किप करके कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं। विंग अपने ऑफिस आता है तो न्यू सेंग उसकी फेस की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर विंग फिर से काम करने लगता है। यहाँ से लंच टाइम हो जाता है। न्यू सेंग उसके पास आता है और कहता है कुछ तो हुआ है, आज तुम ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हो। विंग थोड़ा सा घबराते हुए कहता है वो एक्चुअली में न्यू सेंग वो आज सुबह से ना बेबी ने किक नहीं किया है, मुझे घबराहट हो रही है। न्यू सेंग जब ये सुनता है तो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है क्या कहा तुमने। तभी विंग कहता अरे धीरे बोलो किसी ने सुन लिया तो। न्यू सेंग कहता तुम्हारे बेबी ने आज सुबह से तुम्हें किक नहीं किया और तुमने अभी तक पता नहीं और आराम से काम कर रहे हो, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। विंग कहता मैंने सोचा थोड़ी देर बाद किक करेगा। देखते देखते लंच टाइम हो गया। उधर वांग जी स्पीकर में सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही वांग जी ये सुनता है उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। वांग जी सीधे अपने केबिन से बाहर निकलता है और भागते हुए विंग के पास आ जाता है और कहता क्या कहा तुमने। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है तुमने अभी क्या कहा। विंग कहता है मैंने अभी क्या कहा मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है तुमने कहा कि बेबी ने सुबह से किक नहीं किया। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। वांग जी कहता है बाद में मेरे से सवाल करना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का फेस वो सच में बहुत ज़्यादा चिंता में था और थोड़ा घबराया हुआ भी था।
विंग कहता है रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने आप हलचल करेगा। वांग जी कहता है तुम्हें इस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए था और तुम ऑफिस आ गए और तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि बेबी मूव नहीं कर रहा। विंग कहता है वो अक्सर ऐसा करता है, कभी कभार मुझे लगा लंच टाइम तक, ऐसा कहकर विंग रुक जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है मेरे कैबिन में। और उसके बाद वांग जी असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ। असिस्टेंट हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेकर सीधे अपने कैबिन पर आ जाता है और कैबिन में आने के बाद विंग को काउच पर बैठा देता है और कहता है तुम यहीं पर बैठो, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएगा, थोड़ा रिलैक्स करो, जोर की सांसें लो, घबराओ मत। ऐसा कहकर वांग जी खुद ही घबरा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है मैं डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ, अभी वो बाहर नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से मुझे जोर की सांसें लेनी पड़े। वांग जी कहता है फिर भी लो, मैं कह रहा हूँ ना जोर की सांसें लो तो चिंता कम होती है। विंग मुंह बना लेता है और कहता है ये इंसान मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। तब तक डॉक्टर भी वहाँ आ चुका था। डॉक्टर विंग को आकर चेक करता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी घूर कर डॉक्टर को देख रहा था और कहता है क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। डॉक्टर कहता है मिस्टर लैन रिलैक्स कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली बच्चा सो रहा है अंदर, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा। विंग कहता मुझे भी ये लगा था कि वो सो रहा है, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला था, लेकिन ये नियोसेंग इतनी जोर के चिल्लाया, लेकिन नियोसेंग चिल्लाया तो चिल्लाया, ये आपकी कैबिन तक कैसे खबर पहुंच गई। वांग जी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है सब कुछ ठीक तो है ना। डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी मूव नहीं करता है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको अगर डर लगे तो आप चेकअप के लिए आ सकते हो। विंग कहता है मैं घबरा नहीं रहा हूँ, ये इस बच्चे का बाप ये घबरा रहा है। वांग जी कहता है चिंता तो होती है ना, तुमने अचानक से ऐसे कहा कि बच्चा सुबह से मूव नहीं कर रहा। उसके बाद विंग और वांग जी में छोटी मोटी नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर अपनी नर्स की तरफ देखता है और कहता है चलो यहाँ से इन दोनों को इस तरह से लड़ने दो, हम लोग यहाँ रहे तो हम भी फंस जाएंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी लैन कुरन वहाँ आ जाता है। लैन कुरन विंग और वांग जी को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं बस करो, तुम दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो। वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है देखिए ना अंकल, बच्चा सुबह से मूव नहीं कर रहा था और इसने बताया नहीं। लैन कुरन जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या बच्चा मूव नहीं कर रहा था, तुमने डॉक्टर को बुलाया। विंग तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ यहाँ पर, बैठो, पहले डॉक्टर को बुलाओ। विंग हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखने लगता है। दोनों की शक्ल एक जैसी ही नजर आ रही थी। विंग की उस वक्त इतनी जोर की हंसी छूटी ना कि विंग हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। वांग जी और लैन कुरन दोनों ही हैरान हो जाते और कहते तुम इतनी जोर की हंस क्यों रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं, एक जोक याद आ गया था, उस जोक को याद करके हंस रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। लैन कुरन और वांग जी जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने डॉक्टर को कॉल किया। वांग जी कहते हैं डॉक्टर अभी आकर चेक कर गया है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। लैन कुरन एक चैन की सांस लेते हैं। तभी लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी हैरान होकर अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल ये मेरा कैबिन है। लैन कुरन कहते हैं तुम्हारा कैबिन है, जानता हूँ, तो अभी थोड़ा टहल के आ सकते हो, इधर उधर घूम कर आओ, ये पूरा ऑफिस तुम्हारा ही है ना, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कैबिन में, किसी भी डिपार्टमेंट में घुस सकते हो, आधे घंटे से पहले इसे यहाँ मत आना। वांग जी हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है अंकल। लैन कुरन कहता है जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना, जाओ यहाँ से, मुझे विंग से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी जब ये सुनता है तो अपना हेड सेट करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। लैन कुरन विंग के पास बैठ जाते हैं। विंग हंसते हंसते अचानक से चुप हो जाता है और लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है सर। लैन कुरन कहते हैं अब तुम्हें सर कह देना छोड़ देना चाहिए विंग। विंग हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन। लैन कुरन कहते हैं देखो बेटा, मानता हूँ कि मैं तुम्हारे बॉस का अंकल हूँ, इस हिसाब से तुम मुझे सर कहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अंकल ही कहो। विंग कहता है लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता। लैन कुरन कहते हैं ऐसा तुम कर सकते हो और इसकी परमिशन मैं खुद दे रहा हूँ, और मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम लैन मैंशन में शिफ्ट हो जाओ। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। हैरान होकर वो लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है आपने क्या कहा सर। लैन कुरन कहते हैं फिर से सर, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मुझे अंकल बुलाओगे, सर नहीं बुलाओगे। विंग कहता ओके अंकल, लेकिन अभी आपने क्या कहा, मैं लैन मैंशन में शिफ्ट हो जाऊँ, मगर क्यों। लैन कुरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसलिए कि मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम अपने अपार्टमेंट में अकेले रहते हो, कोई नहीं है तुम्हारी देखभाल करने के लिए वहाँ पर। विंग कहता मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लैन कुरन कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम अपना ख्याल रख सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे चिंता होती है बेटा, तुम आकर लैन मैंशन में रहो ना, क्या प्रॉब्लम है। विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है एक्चुअली मेरी और सर की शादी नहीं हुई है ना, तो मैं किस हिसाब से आपके घर में जाकर रह सकता हूँ, ये रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लैन कुरन कहते हैं ये फैसला करने वाला मैं होता हूँ कि तुम मेरे घर में रह सकते हो कि नहीं, और तुम अगर वांग जी से शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मन नहीं है, तुम नहीं करना चाहते, तुम वांग जी पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते, लेकिन बेटा ये तो सच है ना कि इस बच्चे का फादर वांग जी है।
तो उस पर हक इसका भी तो है ना। वांग जी इस पर हक रखता है और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटने को तैयार है। वो सब कुछ करना चाहता है जो एक पिता कर सकता है। तो प्लीज़ बेटा, उसका हक उससे मत छीनो। वहीं लैंड की बात सुनने के बाद कुछ देर चुप हो जाता है और उसके बाद फिर से लैंड की तरफ देखता है और कहता है, आप मुझ पर शादी का दबाव नहीं डालेंगे ना। लैंड नाम से हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर शादी का दबाव क्यों डालूंगा। तुम शादी तब करना जब तुम्हारी मर्जी हो। और वांग जी भी नहीं चाहता कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करो। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक के लिए तुम हमारे साथ लैंड मेंशन में रहो। तुम्हारा वहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। प्लीज़ बेटा, मना मत करना। विंग फिर हमेशा हिला देता है और कहता, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लैंड जब ये सुनते हैं तो लैंड बहुत खुश हो जाते हैं और प्यार से विंग के सर पर अपना हाथ चलाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बेटा। अभी चलो मेरे साथ। विंग कहता, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ, वो मुझे मेरे अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, मेरा सामान पैक करना होगा। लैंड कहते हैं, उसके लिए मेरे घर में नौकर है, सर्वेंट है, वो जाकर ले आएंगे। विंग कहता, नहीं, वहाँ मेरा कुछ ज़रूरी सामान भी है, मैं खुद देखूँगा और उसके बाद लेकर आऊँगा। लैंड कहते हैं, ठीक है, तुम जब अपने अपार्टमेंट पे जाओगे तो मैं वांग जी को तुम्हारे साथ भेज दूँगा। तुम दोनों सारा सामान लेकर आ जाना और सर्वेंट को भी भेज दूँगा। विंग कहते हैं, सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है। लैंड कहते हैं, ज़रूरत है, तुम ऐसी हालत में कोई सामान नहीं उठाओगे। विंग कहता, ठीक है, मैं राजी हूँ। ऐसा कहकर विंग हल्के से मुस्कुरा देता है। लैंड भी मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद लैंड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वांग जी तो जल कुकरा बनकर डोर पर ही खड़ा था। लैंड की नज़र जैसे ही वांग जी पर पड़ती है, वो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नालायक कहीं के, तुम यहाँ से कहीं गए नहीं थे ना। वांग जी नाम में सर हिलाता है। लैंड के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लैंड कहते हैं, वो घर आने के लिए राजी हो गया है। वांग जी भी हल्के से मुस्कुरा देता और कहता, थैंक यू अंकल, मेरी हेल्प करने के लिए। अगर मैं विंग से पूछता तो वो सीधे ही मना कर देता, लेकिन आपने पूछा तो उसने हाँ कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। लैंड मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुम्हारा ओमेगा हमारे घर जो आने वाला है और कुछ महीनों बाद मेरा प्यारा सा ग्रैंडसन वो आएगा। मैं तो उसके साथ खूब मस्ती करने वाला हूँ। ऐसा कहकर लैंड मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में वांग जी अपने कैबिन में आ जाता है। विंग अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हें कुछ खाना है। विंग नाम में सर हिला देता है और कहता है, नहीं, भूख नहीं है। वांग जी कहता है, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता, मैंने ब्रेकफास्ट तो किया था लेकिन लंच नहीं किया, मुझे खाने को मन नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, खाने को मन नहीं है, मगर क्यों। विंग कहता, वो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी ना, तुम्हें पता है ना। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, चलो मेरे साथ लंच करने। विंग जब ये सुनता है तो कहता, नहीं, मैं कैफेटेरिया में कुछ खा लूँगा। वांग जी कहता है, चुपचाप चलो ना मेरे साथ। क्या मेरे साथ लंच करने में तुम्हें कोई परेशानी है। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता, परेशानी है, आप बॉस हैं, मैं एक एम्प्लॉय, आप मेरे साथ जाकर लंच करेंगे। वांग जी कहता है, चलो। विंग कहता, नहीं जाना। वांग जी कहता है, चलना पड़ेगा मेरे साथ, मुझे भूख लगी है। ऐसा कहकर वांग जी घूर कर विंग को देखने लगता है। विंग कहता है, तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। वांग जी कहता है, अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें अपने पीठ पर लाद कर चलता, लेकिन क्या करूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना मुँह बना लेता है। विंग कहता है, आपने मेरे वेट पर बात उठाई है, मैं भारी हूँ इसलिए आप मुझे नहीं उठा सकते। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता है, अब से मैं खाना पीना बंद कर दूँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी बंद नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, तो अच्छे से खाया पिया करो और चलो ना, क्यों जिद कर रहे हो मेरे साथ ना जाने की। विंग कहता है, लेकिन स्टाफ क्या कहेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ऑफिस का कोई भी मेंबर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सबको पता है तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो और किसी की कुछ कहने की हिम्मत है क्या। मैं उसे जॉब से नहीं निकाल दूंगा। विंग कहता है, ये बात तो बुरी है ना कि आप उन लोगों को जॉब से निकाल देंगे। वांग जी कहता है, अगर फालतू बकवास करेंगे तो निकाल दूंगा ही, और तुम अब फालतू बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और उसके बाद विंग घूर कर वांग जी को देखता है और कहता है, उसके बाद वांग जी कहता, कुछ नहीं, चलो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में आ जाता है। विंग रेस्टोरेंट में आकर इधर उधर देख रहा था। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। विंग कहता है, ये बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। वांग जी कहता, मैं यहीं आता हूँ अक्सर। विंग कहता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं आता, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं यहाँ आऊँ, प्लीज़ यहाँ से किसी और जगह चलते हैं ना। वांग जी कहता, नहीं, मैं यहीं पर बैठूंगा और तुम भी यहीं खाओगे। ऐसा कहकर वांग जी वेटर को बुलाता है और ऑर्डर देने लगता है। वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही खाना मंगा लिया था। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता, मानता हूँ मैं थोड़ा मोटा हूँ, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं इतना सारा खाऊंगा। वांग जी कहता है, किसने कहा वो तुम्हारे लिए है, वो सब तो मेरे लिए है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने। वांग जी कहता, वो सब मेरे लिए है, तुम अपने लिए खुद ऑर्डर कर दो। ऐसा कहकर वांग जी मेन्यू कार्ड विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम इतना सारा खाना खुद खाओगे। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता, अगर तुम इतना सारा खाते हो तो जाता कहाँ है। वांग जी कहता, मुझे क्या पता, लेकिन मैं पहले ऐसे नहीं खाता था, लेकिन जब से तुम प्रेग्नेंट हो तब से हर वक्त मुझे भूख लगती रहती है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है,
प्रेग्नेंट मैं हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के सारे सिस्टम तुम में क्यों हैं? वांग जी कहता मुझे नहीं पता। अंकल कहते हैं हम लेंस है ना, लेंस के अल्फ़ा में ये सिम्टम दिखाई देते हैं जब भी उनका ओमेगा प्रेग्नेंट होता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तुम प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है। तब तो विंग और वांग जी का दोनों का ही खाना आ चुका था। विंग ने अपने लिए थोड़ा बहुत ही खाना मंगाया था, लेकिन वांग जी ने तो पूरी टेबल भर दी थी और वांग जी खा रहा था। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिस तरह से खा रहा था ना, विंग का तो मुँह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि इस तरह से विंग ने कभी भी वांग जी को खाते हुए नहीं दिखा था। लेकिन आज वांग जी बिल्कुल भुक्कड़ की तरह खा रहा था। सारा का सारा खाना वांग जी खा चुका होता है, लेकिन विंग तो अभी तक अपने नूडल्स ही खत्म नहीं कर पाया था। वांग जी के खाना खत्म हो जाने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग ने अभी से ठीक से खाया भी नहीं था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता तुमने अभी तक खाया नहीं? विंग कहता नहीं, वो मैंने कहा था ना मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। वांग जी कहता अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा हिस्से का खाना मैं खा लूँ? विंग मुँह खोलकर वांग जी की तरफ देखता है और हैरान होता है और कहता है ये इतना भुक्कड़ क्यों है? वांग जी कहता है अगर तुम नहीं खाओगे तो वेस्ट चला जाएगा, तो मैं खा लूँ? कहकर वांग जी विंग के हाथ में रखा हुआ नूडल्स का बॉल छीन लेता है और उसे खाने लगता है। विंग का तो मुंह और भी ज़्यादा खुल गया था। विंग हैरान होकर वांग जी को देख रहा था और अपने मन में सोचता है ये मुझे लंच पर लेकर आया था, लेकिन सारा का सारा लंच तो ये खुद ही खा गया, मुझे तो कुछ भी खाने नहीं दिया। विंग अपना मुँह बना रहा था। वांग जी खाते खाते विंग की तरफ देखता है और कहता क्या हुआ, तुम इस तरह से मुँह क्यों बना रहे हो? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जल्दी से अपना खाना रोक देता है और विंग के पास आ जाता है और उसके स्टमक को टच करके कहता है क्या सब कुछ ठीक तो है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी कहता है अगर ज़्यादा पेन हो रहा तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। विंग नाम में सर हिला देता है और कहता है सब कुछ ठीक है, मैं ऑफिस वापस जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, वो अंकल ने कहा था कि तुम्हें अपना सामान पैक करना है, तो हम अभी इसी वक्त तुम्हारे अपार्टमेंट में चलेंगे। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है। वांग जी जल्दी से बिल पे करता है और विंग के साथ बाहर आ जाता है और कार में आकर बैठ जाता है और खुद करना स्टार्ट कर देता है। विंग बार बार वांग जी को घूर कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अब विंग को थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन वांग जी के सामने कैसे कहे कि उसे भूख लगी है। और वांग जी तो बेफिक्र होकर कार चला रहा था। तभी विंग की नज़र इस स्ट्रीट पर जाती है जहाँ पर एक नूडल शॉप था। विंग को उसकी खुशबू आ जाती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कार यहीं रोको। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, क्या हो गया? विंग कहता मुझे नूडल्स खाने हैं। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें नूडल्स खाने हैं? तुमने तो कहा था तुम्हें भूख नहीं है। विंग कहता हाँ तब भूख नहीं थी, लेकिन अब भूख है। अगर मुझे अभी भूख लगी क्या तुम मुझे खाना खाने नहीं दोगे? वांग जी कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो अगर तुम्हें खाना है तो। ऐसा कहकर विंग और वांग जी दोनों ही कार से बाहर आ जाते हैं। विंग सीधे नूडल शॉप पर जाता है और अपने लिए एक बॉल नूडल ऑर्डर करता है। वांग जी भी तब तक उसके पास आ चुका था। वांग जी कहता है तुमने अपने लिए ऑर्डर किया, मेरे लिए नहीं किया? विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है अबे तू ठूसेगा कहाँ पर, तेरे अंदर अभी भी जगह है क्या? ऐसा सोचकर विंग वांग जी को हैरान होकर देख रहा था। वांग जी भी अपने लिए एक बॉल नूडल ऑर्डर कर देता है और दोनों ही वहीं पर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। वांग जी जब नूडल को टेस्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो विंग की तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है इसका टेस्ट तो अमेजिंग है। विंग हाँ में सर हिला देता है और चुपचाप जल्दी खाने लगता है, क्योंकि पता है अगर उसने थोड़ी सी भी देर कर दी तो वांग जी उसके हाथ से ये वाला बॉल भी ले लेगा, और विंग इस वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए विंग जल्दी खाने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है आराम से खा लो, तुम्हारा खाना कोई छीन नहीं रहा है। विंग अपने मन में सोचता है कुछ देर पहले तो तुम्हें नहीं छीना था ना। कुछ देर बाद दोनों का ही खाना हो जाता है। वांग जी नूडल शॉप पर जाता है और बिल पे करता है और 3 पैकेट और नूडल पैक करवा लेता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये नूडल्स तुमने पैक करवाए हैं? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग कहता है ये क्या मेरे लिए है? वांग जी सीधे मना कर देता है और कहता है नहीं, ये तो मैंने अपने लिए पैक करवाया है, घर में जाकर भी खाऊंगा, लेकिन गगा से छुपा के रखना पड़ेगा। तुम्हें पता है नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों आइसक्रीम शॉप पर गए थे और तुमने आइसक्रीम खाई थी, वो फ्लेवर मुझे इतना टेस्टी लगा था, लेकिन जब मैं उसे घर लेकर गया था ना, गगा ने चोरी करके खा लिया था, मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। ऐसा कहकर वांग जी अजीब सा मुँह बनाता है। विंग तो वांग जी की इसकी एक्टिंग देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये सच में हमारा सीईओ है। ऐसा कहकर विंग अपने ही बालों को रफल करने लगता है। उसके कुछ देर बाद दोनों ही विंग के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम आराम से बैठो और क्या क्या सामान पैक करना है मुझे बताओ, मैं सारा पैक कर दूंगा। विंग कहता है नहीं वो मैं खुद कर लूँगा। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई भारी सामान उठाने की, तुम भूल गए हो तुम प्रेग्नेंट हो। विंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और उसे धीरे से चलाता है और कहता हूँ नहीं भूला हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे सामने तो ऑलरेडी एक बच्चा खड़ा है। ऐसा कहकर विंग हल्का सा मुंह बनाता है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग का सामान पैक करना स्टार्ट कर देता है। विंग जितना मना कर रहा था वांग जी उतना ही कर जा रहा था। कुछ ही देर में लैंड मैंशन से कुछ सर्वेंट आ जाते हैं।
वांग जी उनकी तरफ देखता है और कहता है सारा सामान लेकर चले चलो। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो तुम्हें नहीं जानना। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वांग जी के साथ लैंड मैंसन में आ जाता है। लैंड मैंसन में लैंसिजन और लैंड कुरन बेसब्री से विंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विंग लैंड मैंसन में आता है तो वो लैंड मैंसन को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मैंसन था। ऐसा मैंसन तो बस मूवीज़ में होता है, ये तो रियल में है। वाह कितना अच्छा है। ये कहकर विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी अचानक से विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें अंदर नहीं जाना। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लैंड मैंसन के अंदर लेकर आ जाता है। लैंड कुरन जैसे ही विंग को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से विंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम आ गए। विंग हाँ में सर हिला देता है। लैंड कुरन विंग को लेकर काउच पर आकर बैठ जाते हैं और विंग से बातें करने लगते हैं। वांग जी कुछ देर उन दोनों को देखता है और उसके बाद किचन की तरफ चला जाता है। वांग जी अपने साथ लाया हुआ नूडल्स सर्वेंट को देता है और कहता है इसको संभाल के रखना, किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। उधर लैंसिजन पहले तो विंग के पास आकर बात करते हैं। उसके बाद अचानक से लैंसिजन को प्यास लगती है। लैंसिजन किचन की तरफ आ जाते हैं। सर्वेंट ने अभी तक नूडल्स को सेफ जगह नहीं रखा था। लैंसिजन की नज़र जैसे ही नूडल्स पर पड़ती है, लैंसिजन जल्दी से निकालते हैं और उसे फ्री हीट करते हैं और उसके बाद फिर से खाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा था। देखते ही देखते लैंसिजन पूरे 3 पैकेट ही नूडल्स खा जाते हैं। उधर वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है और लिविंग रूम में जाकर लैंड कुरन और विंग से बातें करने लगते हैं। तब तक सर्वेंट विंग का सामान लेकर भी आ चुके थे। लैंड कुरन विंग के सामान की तरफ देखते हैं और कहते हैं इन सबको वांग जी के रूम में रख दो। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर लैंड कुरन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन अंकल। लैंड कुरन कहते बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस वक्त तुम्हें वांग जी की फेरोमोन्स की ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना, तुम एक ओमेगा हो और तुम्हें अपने अल्फा के फेरोमोन्स की ज़रूरत है, नहीं तो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तुम वांग जी के आसपास रहोगे तो तुम्हें ही अच्छा रहेगा और सेफ फील भी होगा। तुम्हारे बच्चे को अभी उसके पिता की ज़रूरत है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। ऐसा कहकर लैंड कुरन विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी हाँ में सर हिला देता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद सर्वेंट सारा सामान वांग जी के रूम में जाकर शिफ्ट कर देते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। तुम काफ़ी थक चुके होगे ना, तो तुम्हें आराम की भी ज़रूरत है और फ्रेश भी होना है। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेकर सीधे अपने रूम में आ जाता है। वांग जी का रूम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। विंग हैरान होकर पूरे रूम को देख रहा था। उसके बाद अपने मन में सोचता ये रूम कितना बड़ा है, इसमें तो मेरा पूरा अपार्टमेंट आ जाएगा। अपार्टमेंट भी इसके आगे छोटा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है वो वॉशरूम है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर फ्रेश हो सकते हो और तुम्हारे कपड़े वो सर्वेंट ने ऑलरेडी मेरे कबर्ड में कि अब वो हम दोनों का ही है तो उसमें रख दिया है, तो तुम वहाँ से लेकर पहन सकते हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग हाँ सर हिला देता है। वांग जी कहता है तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं नीचे से आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग धीरे धीरे वार्डरोब की तरफ बढ़ता है और अपने लिए कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होने लगता है। उधर वांग जी लिविंग रूम में आता है तो देखता है वहाँ पर लैंड कुरन नहीं थे। वांग जी अपने मन में सोचता है जब तक विंग फ्रेश हो जाता है तब तक मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर जाता हूँ। ये सोचकर वांग जी किचन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वांग जी किचन में जाता है तो उसके सामने नूडल्स के खाली पैकेट रखे हुए थे, वो भी तीनों के तीनों। वांग जी गुस्से से सर्वेंट की तरफ देखने लगता है। सर्वेंट तो डर के मारे कांपने लगता है। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इनको संभाल के रखना, कोई इसे खाना नहीं चाहिए, तो इसे किसने खाया। सर्वेंट घबराते हुए कहता वो किचन में आए थे और उन्होंने ये देख लिया था और मैं मना नहीं कर पाया, वो एक के बाद एक तीनों के तीनों खा गए। ऐसा कहकर सर्वेंट अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसके बाद वांग जी जोर से चिल्लाता है गगा कहाँ हो आप, जल्दी से आइए, मुझे आपसे बात करनी है। लैंसिजन इस वक्त वॉशरूम में थे और उनकी पूरी बॉडी पर सौंप लगा हुआ था। लैंसिजन जैसे ही वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनते हैं तो वो उसी हालत में जल्दी से टॉवल रैप करके बाहर आ जाते हैं और सीधे लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। तब तक वांग जी भी वहां पहुंच चुका था और गुस्से में लैंसिजन की तरफ देख रहा था। लैंसिजन वांग जी को इस तरह से देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो। उधर वांग जी जब बहुत जोर के चिल्लाया था तो विंग भी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। उसने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन वांग जी के इस तरह की चिल्लाने की आवाज़ से विंग हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि कुछ हुआ है। इसलिए विंग रूम से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। विंग वांग जी और लैंसिजन को इस तरह से देखकर हैरान हो जाता है। तब तक लैंड कुरन भी वहाँ चुके थे। दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं। वांग जी घूर घूर कर लैंसिजन की तरफ देखता है और कहता है गगा आपने अभी कुछ देर पहले नूडल्स खाए थे। लैंसिजन कहते हैं हाँ वांग जी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैंने सोचा मैं एक ही खाऊंगा।
लेकिन खाते खाते मैं तीनों खा गया और वो बहुत ज़्यादा यम्मी था। तुम्हें पता है मुझे और भी चाहिए था लेकिन और था नहीं। तुम 3 पैकेट क्यों लेकर आए, 4 पैकेट लेकर आ जाते। ऐसा कहकर लैंस सीजन वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी लैंस सीजन को घूर घूर कर देख रहा था और कहता है वो मैं आपके लिए नहीं लेकर आया था तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरा खाना खाने की। मैं उसे एक्स्ट्रा में लेकर आया था। मैंने सोचा था मुझे जब बाद में भूख लगेगी तब खाऊंगा, लेकिन आप कम से कम 1 पैकेट तो बचा देते मेरे लिए। आप सारे के सारे कैसे खा सकते हो। आपको पता है आपका भाई लेकर आया है तो अपने खाने के लिए भी लेकर आया होगा ना। आप इस तरह से कैसे खा सकते हो। आपको मेरी बिल्कुल भी जरा सी भी याद नहीं आई। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से से लैंस सीजन की तरफ देख रहा था। विंग तो हैरान हो जाता है कि भाई ये लोग इतने अमीर है, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये जरा से नूडल्स के लिए लड़ रहे हैं। लैन कुरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते बेटा वो माइंड मत करना, जब से तुम प्रेग्नेंट हुए वांग जी का बिहेवियर इसी तरह से हो गया, वो इसी तरह से बिहेव, वांग जी ऐसे ही बिहेव करते हैं। विंग जब ये तो कहता है लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लैन कुरन क्या करना होगा। विंग जल्दी से वांग जी और सीजन के पास चला जाता है और कहता है यहाँ चल क्या रहा है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग देखो ना गगा ने मेरे नूडल्स खा लिए। विंग जैसे ही लैंस सीजन को देखता है लैंस सीजन अचानक से शर्मा जाते हैं क्योंकि लैंस सीजन इस वक्त सिर्फ ट्रैवल में थे। लैंस सीजन विंग को देखते साथ ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। विंग जब ये देखता है तो जोर जोर के हंसने लगता है। उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अपने बड़े भाई से बहस क्यों कर रहे थे। वांग जी कहता है वो हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। उस दिन आइसक्रीम भी खा गए थे और आज नूडल्स भी। विंग कहता है मेरे पास वो शॉप ओनर का नंबर है, आप कहे तो मैं ऑर्डर दे दूँ, यहाँ पर भिजवा देगा। वांग जी जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है जल्दी से ऑर्डर दे दो। विंग अपना मोबाइल निकालता है और ऑर्डर देने लगता है। अचानक से रुक जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कितने मंगाऊँ। तभी लैन कुरन कहते हैं कि 5 मंगा लो। वांग जी कहता है 5 में क्या होगा, अभी गगा आएंगे फिर से खा लेंगे, तुम एक काम करो 7 मंगा लो। विंग कहता है ओके 7 डन ना। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। तब तक लैन सीजन भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं नहीं पूरे 10 मंगाओ। लैन कुरन हैरान होकर लैंस सीजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं 10 का क्या होगा। लैंस सीजन कहते हैं 5 तो मैं खुद खाऊंगा और 5 आप तीनों खा लेना। ऐसा कहकर लैंस सीजन एक स्माइल करते हैं। वांग जी जब ये सुनता है कि लैंस सीजन 5 खाएगा तो वांग जी कहता है मैं भी 5 खाऊंगा, ऑलरेडी आप 3 खा चुके हैं। ऐसे कहकर फिर से दोनों बहस करने लगते हैं। विंग गुस्से से उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है बस करो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या, इस तरह से कोई लड़ता है क्या। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। दिखने में ये मेंशन बहुत बड़ा है लेकिन ये मेरे अपार्टमेंट से भी बहुत बेकार है। तुम दोनों हमेशा बच्चे की तरह लड़ते रहते हो, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ऐसा कहकर विंग उन लोगों को घूर घूर कर देखता है। लैन कुरन जल्दी से विंग को चेयर पर बैठाते थे और कहते बेटा शांत हो जाओ और जोर जोर की सांसें लेने लगो। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से लैन कुरन की तरफ भी देखने लगता है। लैन कुरन विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है देखा तुम्हारी वजह से तुम्हारा ओमेगा नाराज हो गया। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग वांग जी के बालों को कस के पकड़ लेता और कहता है आइंदा अगर तुम दोनों भाई यहाँ पर लड़े ना, मैं तुम दोनों को ही लात मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। लैंस सीजन और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लैंस सीजन कहते हैं मैंने क्या किया। विंग घूर कर उनकी तरफ देखता है तो लैंस सीजन कहते हैं ओके ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा कहकर लैंस सीजन जल्दी से अपने लिप्स पर अपनी उंगली रख देते हैं। लैन कुरन जब दोनों भाइयों की ऐसी हालत देखते हैं तो उनको बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन लैन कुरन अभी शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि विंग को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। उसके बाद विंग अपनी जगह से उठ जाता है और उन दोनों भाइयों को घूर कर देखता है और कहता है मैं जा रहा हूँ रूम में रेस्ट करने। इसके बाद अगर तुम दोनों भाइयों में से किसी की भी चिल्लाने की आवाज़ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर में आ जाएगा। ये कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है और जाकर वांग जी की बेड पर सो जाता है। वो बहुत थका हुआ था तो उसे जल्दी नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वांग जी भी रूम में आ जाता है। आकर देखता है कि विंग कितनी सुकून की नींद सो रहा है। वांग जी ने पहली बार विंग को इस तरह से सोता हुआ देखा था। वांग जी जल्दी से ब्लैंकेट लेता है और विंग को अच्छे से कवर कर देता है और विंग के बराबर में आकर ही लेट जाता है। वांग जी को अचानक से विंग के फेरोमोन महसूस होते हैं। वांग जी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी जल्दी से विंग को हक कर लेता है। विंग को भी वांग जी के फेरोमोन महसूस होते हैं तो विंग खुद वांग जी की तरफ मुड़ जाता है और अपना हाथ वांग जी के ऊपर रख देता है। दोनों ही चैन की नींद सो रहे थे। लैन कुरन को कुछ याद आता है तो सोचता है कि वांग जी से जाकर पूछ लूँ। ये सोचकर लैन कुरन जैसे ही वांग जी के रूम में आते हैं तो देखते हैं विंग और वांग जी दोनों ही सो रहे थे। लैन कुरन ये देख उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। लैन कुरन धीरे से उनके रूम से बाहर निकल जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। उसके बाद लैंस सीजन के पास आकर बैठ जाते हैं और गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं सीजन तुम जानबूझकर वांग जी को परेशान करते हो ना, तुम्हें पता है कि वो सब कुछ वांग जी लेकर आता है तो तुम खाते क्यों हो। लैंस सीजन जब ये सुनते हैं तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं अंकल मज़ा आता है, आपने बचपन से वांग जी को देखा है ना, वो किस तरह से सीरियस रहता था लेकिन इन दिनों में वो अजीब तरह से रिएक्ट करता है, बिल्कुल बच्चों की तरह।
तो उसके साथ इस तरह से बच्चों की तरह लड़ने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। लड़के कहते हैं हाँ मज़ा तो आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि विंग इस घर में आ गया और तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, वो जल्दी गुस्सा हो जाएगा और अगर गुस्सा हो गया तो ये घर छोड़ कर चला जाएगा और वहाँ पर उसका ख्याल कौन रखेगा। लेंस सिचन कहते हैं ठीक है अंकल, आज के बाद मैं बांग जी को परेशान नहीं करूँगा। ऐसा कहकर लेंस सिचन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग अचानक से उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। विंग को ये लगा था कि वो इस वक्त अपने ही रूम में है, इसलिए विंग सीधे पलटने की कोशिश करता है, लेकिन पलटते हुए अचानक से वो बांग जी के ऊपर आकर गिर जाता है। बांग जी की तो मुंह से चीख निकल जाती है। विंग हैरान हो जाता है और जल्दी से बांग जी के ऊपर से उठ जाता है। बांग जी कहता है ये क्या कर रहे थे तुम? विंग कहता मैं क्या कर रहा था? बांग जी कहता है अंधे हो गया, इस तरह से कौन सुबह सुबह ऊपर आकर गिरता है? विंग कहता है मुझे लगा कि ये मेरा रूम है, मैं हमेशा दूसरी साइड से नीचे उतरता था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम काउच पे भी तो सो सकते थे ना। बांग जी कहता है मेरी कमर टूट गई। ऐसा कहकर बांग जी धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। विंग कहता है क्या सच में ज़्यादा जोर की लगी है? बांग जी कहता तुम। ऐसा कहकर बांग जी कुछ कहने वाला था। बांग जी ये कहना चाहता था कि तुम इतना भारी क्यों हो, लेकिन बांग जी अपने ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि पता है अगर विंग को ऐसे कोई शब्द कहा तो विंग को बुरा लग जाएगा और कहीं विंग नाराज़ होकर घर छोड़ कर ना चला जाए। इसलिए बांग जी अपने ऊपर कंट्रोल करता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। विंग अपनी अभी भी आंखें बल रहा था और कहता है सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद बांग जी बाहर आता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें वॉशरूम जाना है? विंग हाँ में सर हिला देता है। बांग जी कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। विंग कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ। बांग जी कहता है हाँ मुझे पता है तुम चल फिर सकते हो, लेकिन वॉशरूम थोड़ा स्लीपी है, तुम अगर गिर गए तो इसलिए मैं हेल्प करता हूँ। ऐसा कहकर बांग जी विंग के पास आता है और विंग को वॉशरूम में ले जाता है। विंग बांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। बांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता वॉशरूम से बाहर निकलोगे, मुझे फ्रेश होना है। बांग जी कहता है वो अगर तुम्हारा पैर वैर फिसल गया तो? विंग कहता नहीं फिसलेगा, प्लीज़ बाहर जाओ, मुझे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कहूँ निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर विंग बांग जी को वॉशरूम से धक्का मार के बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है बांग जी कैजुअल ड्रेस में ही था। विंग कहता है तुम अभी तक इन्हीं कपड़ों में हो? बांग जी कहता क्यों, क्या कुछ हो गया है क्या? विंग कहता तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? बांग जी कहता नहीं मैंने छुट्टी ली है। विंग हैरान होकर बांग जी की तरफ देखता है और कहता छुट्टी ली है? बांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और मेरे हिस्से का काम अंकल और गगा संभाल लेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग हैरान होकर बांग जी की तरफ देखता है और कहता है अभी भी डिलीवरी होने में 3 महीने हैं। बांग जी कहता हाँ मुझे पता है। विंग कहता 3 महीने तक तुम घर पर ही रहोगे? बांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता मैं 3 महीने तक घर पर रहूँगा। हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो मैं चला जाऊँगा ऑफिस, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊँगा। और एक और बात, मैंने तुम्हारी छुट्टी भी मंजूर कर ली है। विंग हैरान होकर बांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैंने कब छुट्टी मांगी? बांग जी कहता है 3 महीने के लिए तुम ऑफिस नहीं जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई रिक्स हो जाए, इसलिए तुम घर पर ही रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हम दोनों ही छुट्टी पर हैं। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है कम से कम ऑफिस में रहता हूँ तो सुकून में रहता हूँ, घर पर और ये भी इतने बड़ी मंजिल में मैं नहीं रह पाऊँगा, वो भी इस खरूस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देखते ही देखते वक्त बीतने लगा था। बांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन कभी कभी अपना कुड़कुड़ करना नहीं छोड़ता था। लेंस सिचन अक्सर बांग जी को परेशान किया करते थे। कभी कभी तो विंग भी लेंस सिचन के साथ मिलकर बांग जी को परेशान कर दिया करता था। बांग जी हमेशा अंकल से शिकायत किया करता था कि ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। अंकल झूठे डांटने की डांट लगाते थे और उसके बाद मुस्कुरा दिया करते थे। बांग जी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाता था उन दोनों की वजह से, लेकिन उसे भी अंदर अंदर बहुत खुशी मिलती, क्योंकि घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला था, जिस वजह से तीनों अल्फा पागल हो चुके थे। वो तीनों कभी भी शॉपिंग के लिए निकल जाते थे। अब उन्हें जो भी बच्चे का सामान दिखता था सभी खरीद कर लेकर चले आते थे। विंग कई बार मना कर चुका था कि इतना सामान मत खरीद दीजिए, बच्चे को इतने सारे सामान की ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉयज तो ऐसे होते थे जिन्हें 10 साल का बच्चा खेल सके। विंग उन्हें घूर घूर कर देखता है और तीनों को ही गुस्से से देखने लगता है और कहता है ये सारे खिलौने से बच्चा खेलेगा? बांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता बहुत प्यारे तो हैं। विंग कहता है ये 10 साल के बच्चों के खिलौने हैं, हमारा बच्चा इनसे कैसे खेलेगा? उसके बाद विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा फालतू खर्चे नहीं करते हो, पैसे की कीमत समझिए, इस तरह से खर्चा करने से क्या फ़ायदा? लड़के कहता है हमारे पास बहुत पैसा है विंग, अगर कोई काम भी ना करे ना तो भी हमारी 7 पुश्ते बैठ कर खा सकते हैं। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है हाँ हमेशा यही भाषण दे देते हो। ऐसा कहकर विंग दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। बांग जी कहता है अब विंग गुस्सा थूक दो ना, तुम्हें पता है ना तुम पूरे 9th मंथ प्रेग्नेंट हो, कभी भी तुम्हारी डिलीवरी हो सकती है, तो ऐसे हाल में गुस्सा मत हुआ करो।
विंग अपना मुंह बना लेता है। उसे तो इस वक्त वांग जी का मुंह तोड़ने को दिल कर रहा था, लेकिन खुद के गुस्से पर कंट्रोल करता है और कहता है तीनों के तीनों अभी के अभी इस रूम से बाहर निकल जाओ, मैं आप तीनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसा कहकर विंग दूसरी तरफ ही फैस करके रखा होता है। वांग जी, लैन सिजन और लैन गुरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैन गुरन कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले और भड़क जाए। ऐसा करके तीनों ही निकल जाते हैं। तीनों के जाते ही विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि तीनों विंग से काफ़ी डरते थे, लेकिन विंग को बहुत प्यार भी करते थे, विंग की हर ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। लैन सिजन रोज़ शाम को विंग का हाथ पकड़कर उसे गार्डन में घुमाया करते थे, उसकी फेवरेट डिश मंगा दिया करते थे, या कभी कभी उसके हेड पर भी मसाज कर दिया करते थे, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। लैन सिजन हमेशा विंग का एक बड़े भाई की तरह ही ख्याल रखा करते थे। वांग जी भी ख्याल रखता था, लैन गुरन भी, सभी मेंबर उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। कभी कभी विंग को रोना आ जाता था, क्योंकि उसकी खुद की फैमिली नहीं थी, और मैडम यू ने तो कभी उसका अच्छे से ख्याल रखा ही नहीं। एक फैमिली क्या होती है, विंग को इस फैमिली में आकर महसूस हुआ। विंग मुस्कुरा भी रहा था और सोच रहा था क्या उसे वांग जी से शादी कर लेनी चाहिए, क्या वांग जी के प्रस्ताव को हाँ कर देना चाहिए। लेकिन विंग अपने आप को समझाता था नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। यहाँ से टाइम स्किप करके एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। विंग और वांग जी अपने रूम में थे, नाइट का सीन था, दोनों ही सो रहे थे। अचानक से आधी रात को विंग के स्टमक में बहुत जोर का पेन होता है। विंग अचानक से उठकर जाता है और अपने स्टमक पर हाथ रखता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी इस वक्त चैन की नींद ले रहा था। विंग सोचता है वांग जी को जगाऊं या नहीं जगाऊं, लेकिन विंग को फिर से एक शार्प पेन महसूस होता है और विंग के मुंह से चीख निकल जाती है। वांग जी जैसे ही आवाज़ सुनता है तो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। विंग इस वक्त दर्द से करा रहा था और उसका बटर भी ब्लॉक हो चुका था। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, लगता है बेबी आने गया, प्लीज हॉस्पिटल। ऐसा कहकर विंग दर्द से कह रहा था। वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो भी जोर जोर के चिल्लाने लगता है। लैन गुरन लैन सिजन इस वक्त सो रहे थे। अचानक से वांग जी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सीधे विंग के रूम में आ जाते हैं और विंग को दर्द से छटपटाता हुआ देख रहे थे। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता तुम घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर विंग को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने लगता है। विंग दर्द में छटपटा रहा था, अचानक से छटपटाते हुए रुक जाता है और वांग जी को हैरान होकर देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है वो तुम्हें उठा के लेकर जा रहा हूँ। विंग कहता है तुम्हें अपनी कमर तोड़नी है क्या, मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो अपने डैड को क्या व्हीलचेयर पे देखेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। उधर लैन सिजन की तो हंसी निकल जाती है। लैन सिजन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं वांग जी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम उसे नहीं उठा पाओगे। वांग जी कहता है लेकिन गगा उसे लेकर जाना होगा ना। लैन कहते हैं हाँ लेकर तो जाऊंगा, हम दोनों लेकर तो थोड़ा बर्डन कम होगा, तुम अकेले उठाने की कोशिश मत करो। वांग जी जब ये सुनता हमेशा हिला देता है। लैन सिजन और वांग जी दोनों ही विंग को आराम से नीचे लेकर आ जाते हैं। लैन गुरन भी उनके पीछे ही था। लैन सिजन जल्दी से कार स्टार्ट कर देते हैं और वांग जी विंग को लेकर पीछे बैठ जाता है और लैन और विंग को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। विंग को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया जाता है और उसे इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। वांग जी बाहर ही खड़ा था। वांग जी काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। वांग जी इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। लैन गुरन घूर कर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी शांत होकर एक जगह बैठ जाओ ना। वांग जी काफ़ी परेशान था। वो कहता है नहीं अंकल, वो विंग और बेबी को अंदर। वांग जी घबरा रहा था, उससे शब्द भी नहीं निकल रहे थे। लैन सिजन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं वांग जी शांत हो जाओ, सब ठीक रहेगा, विंग को भी कुछ नहीं होगा और बेबी को भी कुछ नहीं होगा, तुम शांत होकर बैठो। ऐसा कहकर लैन सिजन वांग जी को बेंच पर लाकर बैठा देते हैं और उसके बगल में ही बैठ जाते हैं। तीनों वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का लाइट अभी भी ऑन था। वांग जी बार बार घबरा कर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन सिजन उसे पकड़कर वापस बैठा दे रहे थे। कुछ घंटे बाद अचानक से ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो जाती है। वांग जी जैसे ही ये देखता है तो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि लैन सिजन कुछ कर पाए, वांग जी दौड़कर ऑपरेशन थिएटर के रूम के डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब तक डॉक्टर भी बाहर आ चुके थे। डॉक्टर वांग जी को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कांग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपको अल्फा बॉय हुआ है। लेकिन वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है लेकिन विंग। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वो भी ठीक है, वो फिलहाल बेहोश है, एक्चुअली में उनका सिजेरियन है ना, तो हमने एनेस्थीसिया दिया है, अभी वो सो रहे हैं, कुछ घंटों बाद उन्हें होश आ जाएगा। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आती है, उसके बाहों में एक नन्हा सा बेबी था। वांग जी जल्दी से उसके पास जाता है। बेबी बहुत ज़्यादा गोलू मोलू था, बिल्कुल विंग की तरह, लेकिन शकल बिल्कुल वांग जी की तरह थी। लैन गुरन और लैन सिजन भी वहाँ आ जाते हैं और बेबी को देखने लगते हैं। लैन सिजन कहते हैं ये वांग जी जैसा है दिखने में। लैन गुरन हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल वांग जी जैसा लग रहा है, लेकिन गोलू मोलू वांग जी। अगर वांग जी मोटा हो जाए तो बिल्कुल इसकी तरह ही लगेगा। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है अंकल
मेरे बच्चे का मजाक बनाना बंद कीजिए। लैनकुरन कहते हैं मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, ये देखो कितना गोलू मोलू सा है। नर्स कहती है हाँ जी सर, उनका पूरा 5 kg वजन है। लैनकुरन और वांगजी जब ये सुनते हैं तो कहते क्या? नर्स हाँ में सर हिला देती है और कहती सर इनका 5 kg वजन है। वांगजी जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। नर्स बच्चे को जल्दी से वांगजी के हाथ में दे देती है। वांगजी जल्दी से उस बच्चे की फोरहेड पर किस करता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। लैनकुरन वांगजी के फेस को देख रहे थे। वांगजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कितना सुकून मिल रहा है अपने बच्चे को सीने से लगाकर। लैनकुरन कहते हैं वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है जी अंकल। लैनकुरन कहते हैं कैसा महसूस हो रहा है? वांगजी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं और कहता है अंकल मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। तभी लैनसिचन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं वांगजी क्या मैं बाहों में ले सकता हूँ? वांगजी हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से लैनसिचन की बाहों में अपने बेबी को दे देता है। लैनसिचन भी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं ये तो बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा गोलू मोलू, एकदम भींग जैसा। वांगजी कहता बिल्कुल भींग जैसा लग रहा है। ऐसा कहकर वांगजी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद नर्स उनके पास आती है और कहती है पेशेंट को होश आ चुका है, वो अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो जल्दी से लैनसिचन की बाहों में से अपने बच्चे को ले लेता है और विहींग के रूम की तरफ चला जाता है और वांगजी विहींग के रूम में आ जाता है। विहींग इस वक्त उठकर बैठा हुआ था। वांगजी जल्दी से विहींग के पास आ जाता है। विहींग जैसे ही वांगजी को देखता है तो कहता है सर मेरा बेबी। वांगजी मुस्कुरा देता है और विहींग के हाथ में बेबी को दे देता है। विहींग बेबी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये इतना मोटा क्यों है? वांगजी कहता है विहींग ये तुम बेबी को मोटा कैसे कह सकते हो? विहींग कहता है नहीं मैं बस ऐसे नॉर्मली कह रहा हूँ, ये इतना गुलू मुलू क्यों है? विंग की बात सुनने के बाद वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है क्योंकि ये तुम्हारी तरह है, लेकिन फेस बिल्कुल मेरी तरह है। विंग बच्चे को ध्यान से देखने लगता है और हाँ में सर हिला देता है और कहता है सर ये तो बिल्कुल आपकी तरह है, बस इसके लिप्स के नीचे जो ये मॉल है ये बिल्कुल मेरी तरह है। देखो वांगजी हाँ में सर हिला देता है और कहता ये हम दोनों का मिक्सचर जो है। ऐसा कहकर वांगजी धीरे से झुकता है और फिर से बेबी के फोरहेड पर किस कर देता है। बेबी थोड़ा सा अंगड़ाई लेता है और हिलता है और मुंह से एक स्वीट सी आवाज़ निकालता है। विंग और वांगजी जब ये देखते हैं तो दोनों के ही फेस पर स्माइल आ जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है सर आप खुश हो? वांगजी कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, थैंक यू मुझे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना प्यारा गिफ्ट होगा। ऐसा कहकर वांगजी मुस्कुरा रहा था। वांगजी के फेस की स्माइल देखकर विहींग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद लैनकुरन और लैनसिचन भी वहाँ जाते हैं और विहींग से मिलते हैं, उससे काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद वांगजी उन दोनों को घर भेज देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग को 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था। उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था लेकिन इवनिंग में, इसलिए वांगजी उसके पास बैठा था और उसे फ्रूट काट के दे रहा था। विंग बच्चे के साथ खेल रहा था। अचानक से विंग का फ़ोन बजने लगता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है सर मेरा फ़ोन ज़रा पिक करके दीजिए और स्पीकर भी ऑन कर दीजिए, मैं अभी इसको लेकर रखा हूँ ना तो कान में फ़ोन नहीं लगा सकता। वांगजी जब ये सुनता है तो स्पीकर में फ़ोन लगा देता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है। तभी दूसरी तरफ से मैडम यू गुस्से में चिल्लाती है विभूषण तुम कहाँ मर गए हो और कितने दिनों से तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? क्योंकि विंग इस वक्त हॉस्पिटल में था। उससे पहले जब लैंड मैंसन में था विंग अक्सर अपना फ़ोन इधर उधर रखकर भूल जाया करता था। कभी कभी तो 2-3 दिन तक उसे याद भी नहीं रहता था कि उसके पास उसका खुद का फ़ोन भी है। विंग कहता वो मैडम ये गुस्से में कहती है नालायक कहीं के, तुमने अगले महीने में ही अपनी सैलरी नहीं भेजी थी और इस महीने भी सैलरी नहीं भेजी और मैंने तुम्हें जो लोन के लिए कहा था तुम्हें मांगा। विंग कहता आंट पहले ही मैंने 2 बार लोन ले चुका हूँ और सीजे की शादी के लिए भी लोन लिया था, अभी भी मैं उसको चुका रहा हूँ। आप चाहती कि मैं फिर से लोन लूँ? मैं लोन नहीं ले सकता। वांगजी खड़े खड़े सब सुन रहा था। मैडम यूँ कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है उसे कौन चुकाएगा? अगर मैं नहीं होती तुम रास्ते में भिखारी बनकर घूम रहे होते। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है, तभी तुम उतनी बड़ी कंपनी में जाकर नौकरी कर रहे हो। तुम्हें हर महीने सैलरी भेजनी चाहिए और तुम वहाँ अय्यासी कर रहे हो। हाँ तुम पैसे नहीं भेज सकते? विंग कहता आंट मैं भेज दूँगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैडम यूँ कहती है मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए। वांगजी को और रहा नहीं गया। वांगजी जल्दी से विंग के पास से फ़ोन ले लेता है और कहता है कितने पैसे देने हैं विंग को आपको? मैडम यू जब ये आवाज़ सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है तुम कौन? वांगजी कहता है उससे मतलब नहीं है, आपको विंग से कितने पैसे लेने हैं? मैडम यू कहती वो हर मत अपनी सैलरी का आधा पैसा मुझे भेजता है। वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी कहता है मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक आपने विंग पर कितने पैसे खर्च किए हैं मुझे बताइए, मैं सारे के सारे पैसे चुकाने के लिए राजी हूँ।
मैडम यू जब ये सुनती है तो कहती है, क्या तुम उस मोटे से फूले हुए ओमेगा के लिए पैसे देने वाले हो? बड़ा मालदार पार्टी पटाया उस मोटे से ओमेगा ने। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वांग जी कहता है, इनफ, बहुत हो गया आपका। मैं पूछ रहा हूँ आपको कितने पैसे देने हैं विहिंग को? अब तक विहिंग ने कितने पैसे दिए हैं और आपको और कितना देना है? मैडम यू कहते, रुक जाओ, हिसाब भी तो लगाना है, कोई मामूली रकम थोड़ी ना है। ऐसा कहकर मैडम यू अंदाजे में हिसाब लगाती है और कहती है, पूरे 50 लाख युवान। वांग जी हैरान होकर विहिंग की तरफ देखता है। विहिंग नामे सर हिलाता है और कहता है, इतने पैसे नहीं है। वांग जी इशारे में विहिंग को चुप रहने को कहता है और फिर से बोलता है, आपको कितने पैसे देने? 50 लाख युवान। मैडम यू हाँ में सर हिला देती है और कहती है, 50 लाख युवान। अब तक उस पर मैंने 50 लाख युवान खर्च कर दिए हैं। वांग जी कहता है, तो फिर ठीक है, लैंड कॉर्पोरेशन में आ जाना, आपको 50 लाख युवान मिल जाएंगे। मैडम यू जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वांग जी जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उन्हें पैसे मत दीजिए, वो बहुत लालची औरत है, आप जितना पैसे देंगी वो और भी ज़्यादा डिमांड करेगी। वांग जी कहता है, उसका भी उपाय मैं निकालूंगा, अभी तुम साथ रहो, ऐसी हालत में तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा अल्फ़ा, हर चीज़ सोचने के लिए मैं हूँ। विंग जब ये सुनता है तो अचानक से उसे बहुत अच्छा सा फील होता है। वांग जी को अब तक उसने कुछ नहीं माना था, लेकिन अचानक से वांग जी जब ये कहता है कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ तो विंग को ना जाने कि बहुत अच्छा लगता है। विंग अनजाने में भी स्माइल कर देता है और अपने बच्चे की तरफ देखता है। बच्चा अभी हाथ पैर हिला रहा था और विंग को टुकुर टुकुर देख रहा था। हालांकि बच्चा भी कुछ नहीं देख सकता, लेकिन उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था वो विंग को ही देख रहा है। यहाँ से इवनिंग का समय देखते हैं। विंग को डिस्चार्ज मिल चुका था। वांग जी विंग को लेकर सीधे लैंड मैंसन में पहुँच जाता है। लैंड मैंसन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। विंग जैसे ही अंदर आता है तो विंग का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। विंग के कुछ स्टाफ मेंबर, नियो सेंग सब वहाँ पर मौजूद थे। विंग उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है। सब बारी बारी आकर बच्चे को देख रहे थे और सब बच्चे को गिफ्ट भी दे रहे थे। विंग काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। कुछ घंटे बाद विंग थकने लगा था, उसे नींद आ रही थी। वांग जी विंग के पास आता और कहता है, नींद आ रही है? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, विंग थका हुआ है, मैं उसे रूम में लेकर जाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है। नियो सेंग कहता है, मैं बेबी को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर नियो सेंग जल्दी से बेबी को उठाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि बेबी थोड़ा सा भारी था। नियो सेंग कहता है, विंग ने बच्चे को जन्म दिया है, ये क्या दिया है? ऐसा कहकर नियो सेंग उसके रूम की तरफ बढ़ जाता है। नियो सेंग विंग के पास बेबी को लाकर लेटा देता है और विंग भी लेट जाता है। वांग जी नियो सेंग की तरफ देखता है। नियो सेंग कहता है, वो सर मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नियो सेंग जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम रेस्ट करो। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता और कहता है, सर आप सच में आंट को इतना पैसा देने वाले हो? वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं करोगे, मैं हूँ इन सब के बारे में चिंता करने के लिए। अभी तुम्हें फ़िलहाल रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो और हाँ बेबी का ख्याल रखना। विंग कहता है, जूनियर। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, जूनियर का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग काफ़ी थका हुआ था तो उसे भी जल्दी से नींद आ जाती है और विंग सो जाता है। उधर वांग जी सीधे लैंड कुरन के पास आता है और सब कुछ बताने लगता है। लैंड कुरन को तो इस वक्त बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं, उसने इस बच्चे की कीमत लगाई है? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ, और आपको पता है अंकल, विंग अपनी सैलरी का आधा पैसा उनको भेजता था और यहाँ तक कि उसने लोन भी दे रखा था, वो लोन भी चुकाता था और सैलरी का आधा पैसा भी देता था। बेचारा अपना गुजर बसर कैसे करता था? लैंड कुरन कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, बेटा उन लोगों से अच्छे से डील करना। वांग जी कहता है, उसकी चिंता मत करो अंकल, मैं उनको उनकी सही औकात दिखा दूँगा। उसके बाद वांग जी सीधे रूम में आता है। विंग इस वक्त सो रहा था, उसके बराबर में ही जूनियर लेटा हुआ था। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद जूनियर के फोरहेड पर किस करता है। जूनियर नींद में ही थोड़ी हलचल कर देता है तो वांग जी धीरे से उसको थपथपाने लगता है और कहता है, सो जाओ, अभी जागो मत, तुम्हारी माँ सो रही है ना, वो थकी हुई है, वो संभाल नहीं पाएगी, इसलिए अभी तुम्हें सोना होगा। ऐसा कहकर वांग जी उसे हल्के हल्के थपका रहा था। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सुबह सुबह अपने ऑफिस आ चुका था। जैसे ही वांग जी ऑफिस में आता है तो देखता है मैडम यू ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी। वांग जी अपना हेडशेक करता है और सीधे अपने केबिन की तरफ चला जाता है और केबिन में जाने के बाद असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, बाहर काउच पर एक लेडी बैठी है, उसको अंदर बुलाओ। जैसे ही असिस्टेंट ये सुनता है तो कहता है, ठीक है सर। उसके बाद मैडम यू को अंदर बुलाया जाता है। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, आप मुझे उसके लिए पैसे देने वाले हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता, 50 लाख युवान, आपने इतने ही मांगे थे ना? मैडम यू हाँ में सर हिला देती है और कहती, मुझे उसकी कीमत चाहिए, पूरे 50 लाख युवान, मैंने उस पर इतने पैसे तो खर्च किया। तभी वहाँ पर लैंड कुरन और लैंड सिचन भी आ जाते हैं।
लेन सीजन के हाथ में कुछ पेपर्स थे जो वो वांग जी को देता है। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपको 50 लाख युवान देने के लिए राजी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इन पेपर पर साइन करना होगा। मैडम यू पेपर की तरफ देखती है और कहती है, क्या है इसमें? वांग जी कहता है, इनमें यह लिखा है कि आज के बाद आपका विंग से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है। आज के बाद आप विंग को पैसों के लिए कभी भी तंग नहीं करेंगी, ना ही उसके पास पैसे मांगने आएंगी। अगर आप आई तो आपको जेल जाना होगा। मैडम यू कहती है, 50 लाख का युवान मिलने के बाद जेल कौन जाएगा? मैं उन्हीं पैसे से खुश हूँ। उस मोटे के लिए इतना पैसा मिल रहा है, यही बड़ी सोचने वाली बात है कि कोई उसके लिए इतना पैसा दे रहा है। वैसे उस मोटे में ऐसी क्या बात है? ऐसा कहकर मैडम यू वांग जी की तरफ देखने लगती है। वांग जी को तो इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है, लेकिन मैडम यू को कुछ भी नहीं कहता। मैडम यू जल्दी जल्दी उन पेपर पर साइन कर देती है और कहती है, मेरे 50 लाख युवान। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट के हाथ में 2 सूटकेस था, उनमें पैसे भरे हुए थे। वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, इनमें 50 लाख युवान है, आप चाहे तो इन्हें ले जा सकती हैं। मैडम यू कहती, ऐसे कैसे ले जाऊँ? पहले गिनूंगी तब लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर मैडम यू उन सूटकेस को खोलती है और सब पैसों को गिनना स्टार्ट कर देती है। असिस्टेंट, लैन सीजन, लैन कुरन और वांग जी चारों ही उसे देख रहे थे। मैडम यू सच में बहुत ज़्यादा लालची थी। उनकी आंखों में एक लालच की चमक आ चुकी थी। वांग जी अपना हेड से करता है और कहता है, विंग ऐसे लोगों के साथ रहता था। कुछ घंटे में मैडम यू का पैसा गिनना हो जाता है। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, सारे पैसे हैं, मैं अब इन्हें ले जा सकती हूँ? वांग जी हाँ में सर हिलाए और कहता, आप ले जा सकते हो। मैडम यू उन दोनों बैग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। बैग काफ़ी भारी था। मैडम यू उन्हें बड़ी मुश्किल से लैंड कॉर्पोरेशन से बाहर लेकर आती है और एक टैक्सी करती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। लैंड कुरन और लैंड सीजन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी उस लालची औरत को पैसे नहीं देने चाहिए थे। उस औरत ने विंग को बहुत परेशान किया है, फिर भी तुमने उन्हें पैसे दे दिए। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, गगा आप अभी भी अपने छोटे भाई को नहीं पहचानते? मैंने उन्हें दिया है क्योंकि मुझे विंग को आज़ाद करना था। अब विंग आज़ाद है और वो पैसे तो मेरे हैं ना, मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे। ऐसे कैसे किसी को उड़ाने दूंगा? ऐसा कहकर वांग जी फिर से डेविल स्माइल करता है। उधर हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू अपने घर की तरफ टैक्सी में जा ही रही थी कि अचानक से उनकी टैक्सी पर हमला हो जाता है और मैडम यू से सारे पैसे लूट लिए जाते हैं। यहाँ तक कि मैडम यू को बहुत बुरी तरह से पीटा भी जाता है। मैडम यू को बीच रास्ते ही तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। मैडम यू को इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अपने पीटे जाने पर नहीं, 50 लाख युवान के लूट जाने पर मैडम यू रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, पैसे तो लुट चुके हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग बेसब्री से वांग जी का घर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वांग जी को आ जाने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वांग जी बहुत दिनों बाद अपने ऑफिस गया था तो कुछ पेंडिंग काम खत्म कर रहा था। आते आते वांग जी को शाम हो जाती है। विंग इंतजार कर रहा होता है, यहाँ तक कि बेबी भी इंतजार कर रहा था अपने डैडा का। जैसे ही वांग जी घर लौटता है, विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, सुबह के गए हो, अब होश आ रहा है घर आने का? तुम्हें पता है ना तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम सिर्फ ऑफिस देखो, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। तुम्हें तो अपने बच्चे की और अपने ओमेगा की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। ऐसा कहकर विंग गुस्से में मुंह फुलाकर सीधे रूम में चला जाता है। लैन सीजन और लैन कुरन जब ये देखते हैं तो उनकी हंसी छूट जाती है, लेकिन दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है, अब मैंने क्या गलत कर दिया? ऐसा वांग जी अपने रूम में आता है तो देखता है विंग इस वक्त बेबी के साथ बैठा हुआ था और उसके साथ खेल रहा था। वांग जी विंग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, नाराज़ हो? विंग कहता है, नाराज़? मैं नाराज़ होने वाला कौन होता हूँ? वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें पूरा हक है मुझसे नाराज़ होने का, लेकिन नाराज़ किस लिए हो? विंग कहता है, सुबह के गए हो, एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा मैं कैसा हूँ या जूनियर कैसा है? वांग जी कहता है, वो बहुत महीनों बाद ऑफिस गया था ना, तो बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो उसे संभालते संभालते देर हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। विंग कहता है, हाँ ऑफिस संभालते रहोगे और तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा ओमेगा है और तुम्हारा बेबी भी है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, विंग ये मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, शादी? वांग जी कहता है, हाँ शादी करोगे? विंग कहता है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं सर? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है विंग। विंग कहता है, इसलिए तो नहीं कि मैंने आपके बेबी को बर्थ दिया है। वांग जी सीधे नाम में सर हिला देता है और कहता है, नहीं, तुम अगर मेरे बेबी को बर्थ भी नहीं देते ना तब भी मैं तुमसे शादी करता। मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है, अगर तुम्हें नहीं देखूं तो बहुत बुरा लगता है। जब तुम ऑफिस नहीं आते थे ना, मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मैं बार बार असिस्टेंट को परेशान करता था कि पता लगाओ कि तुम कब ऑफिस आओगे। मैं हमेशा तुम्हें दूर से ही छुप छुप के देखा करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है, लेकिन अब एहसास हो चुका है विंग, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, रियली? आपको मेरे मोटापे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वांग जी सीधे नाम में सर हिला देता है और कहता है, नहीं,
मुझे तुम्हारे मोटापे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से दूर दूर रहना तुमसे अच्छा भी नहीं लगता। मैं अपने ओमेगा को प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मुझे राइट्स नहीं मिलते तब तक मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वांग जी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग कहता है, सोच लो, तुम्हें इस गद्दे के साथ ही सारी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है, मुझे मेरा गद्दा बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग की तरफ बढ़ जाता है और विहिंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है और विहिंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त वेडिंग ड्रेस में था। वांग जी विहिंग को देख रहा था और अपना मुंह बना रहा था। विंग वांग जी के पास आता और कहता है, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा हूँ? वांग जी सीधे नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। विंग कहता है, मैं इतना अच्छा तो लग रहा हूँ, देखो मैंने पहले से भी अपने वेट कम कर लिया है, पूरा 20 किलो वजन कम किया है। वांग जी कहता है, तभी तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम पहले ही अच्छे लगते थे गोलू मोलू से, ये क्यों कम किया तुमने? तुम्हें एक बार शादी होने दो, मैं फिर से खिला खिला के तुम्हें मोटा कर दूंगा। विंग कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हारी डाइटिंग गई भाड़ में, लेकिन तुम मोटे हो गए, मुझे मोटा विंग पसंद है, ये वाला विंग बिल्कुल पसंद नहीं। विंग कहता है, अभी भी मेरा वेट 85 किलो है। वांग जी कहता है, फिर भी कम हो गया ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गोलू मोलू चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी अपना फेस बना लेता है। तभी लैन कुरन और लैन सिजन आ जाते हैं। वो दोनों वांग जी और विंग को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर मुस्कुरा देते हैं। लैन कुरन उन दोनों के पास आता है और कहता है, आज तो तुम दोनों की शादी है ना, तुम दोनों फिर भी लड़ रहे हो। विंग कहता है, देखिए ना अंकल, मैंने वेडिंग के लिए ही अपना वेट लूज़ किया था, लेकिन देखो आपके इस भतीजे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, अंकल मुझे गोलू मोलू विंग चाहिए, ये विंग पतला दुबला पतला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मेरा बच्चा देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा गोलू मोलू सा है। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से जूनियर को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग कहता है, वो मेरा भी जूनियर है। वांग जी कहता हूँ, लेकिन फेवरेट तो मैं हूँ ना उसका। ऐसा कहकर वांग जी उसकी नोच से अपने रोज को रब करता है। विंग कहता है, हमेशा बच्चे को ही प्यार करोगे, मुझे तो करते ही नहीं हो। वांग जी कहता है, किसने कहा मैं तुमसे नहीं करता हूँ? ऐसा कहकर वांग जी विहिंग के कान के पास जाता है और कहता है, वो तो तुम्हें आज रात को पता चलेगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पूरी रात भर तुम्हें प्यार करता रहूँगा। ऐसा कहकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग अपनी कोनी से वांग जी को एक मारता है और कहता है, बेशरम कहीं के, अंकल और गगा के सामने ऐसी बातें करते हो। वांग जी स्माइल कर देता है। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को बुलाते हैं शादी के लिए, तो दोनों जाकर शादी की रिचुअल परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर आए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उधर मैडम यू तो गुस्से में अपने टीवी को ही घोड़ रही थी, क्योंकि विंग और वांग जी की शादी टीवी पर दिखाया जा रहा था। मैडम यू कहती है, मैंने सब कुछ खो दिया। तभी जियांग जंग वहाँ आ जाता है और कहता है, हाँ आपने सब कुछ खो दिया, आपने ज़्यादा लालच किया था ना मोम, आपको तो एक पैसे कमाने वाली मशीन मिल गई थी और वो मशीन आपको कमा के दे रहा था, देखा ना, एक बार में ही मशीन चली गई, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर जियांग जंग जोर जोर के हंसने लगता है। मैडम यू के अभी भी हाथ पैर टूटे हुए थे, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। मैडम यू गुस्से से जियांग जंग की तरफ देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। कुछ देर बाद विंग और वांग जी की शादी की रिचुअल कंप्लीट हो जाती है। लैन सिजन विंग और वांग जी के पास आते हैं और एक एनवलप देते हैं और जूनियर को अपनी बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं, जूनियर 2-3 दिन के लिए हमारे पास रहेगा और तुम दोनों की हनीमून की टिकट है 3 दिन के लिए, क्योंकि जूनियर को हम ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो 3 दिन के लिए तुम दोनों एंजॉय करो। ऐसा कहकर लैन सिजन स्माइल करते हैं। विंग तो हैरान होकर लैन सिजन की तरफ देखता है और मन में सोचता है, एक बार गगा मैं घर वापस आ जाऊँ ना, आपको फिर बताऊंगा। लैन सिजन कहते हैं, विंग तुम यही सोच रहे हो ना कि घर वापस आने के बाद मेरी परेड लगाओगे, लेकिन अभी जाकर फिलहाल एंजॉय करो। ऐसा कहकर लैन सिजन मुस्कुरा देते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग चले? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता हाँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कार में लेकर आ जाता है। कार में आने के बाद ड्राइवर को कहता है, इस जगह पर चलो। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी विहिंग को घूर कर देखता है और कहता है, आज रात को तो मज़ा आने वाला है। विंग घूर कर वांग जी को देख रहा था और कहता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पता है ना अभी जूनियर छोटा है। वांग जी कहता है, हाँ मैं प्रोटेक्शन भी साथ में लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर वांग जी प्रोटेक्शन दिखाने लगता है। विंग अपना मुँह बना लेता है और कहता है, ये कितना बेशरम है। वांग जी कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो, तुमसे अगर मैंने शर्म करने लगा तो मेरा कैसे चलेगा, तुम ही तो सबको संभालने वाले हो ना विंग। ऐसा कहकर वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। विंग अपना मुंह बना लेता है। तो चलिए गाइज, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।